बीजेपी को परास्त करने के लिए कांग्रेस जरूरी है। और भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं बीजेपी को परास्त करने के लिए कांग्रेस जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता है ब्राह्मणों की बोली और आपकी बोली में इक्वालिटी कैसे आ गई। कन्हैया भी यही कहता है कि कांग्रेस को परास्त करने के लिए बीजेपी जरूरी है, बीजेपी को परास्त करने के लिए कांग्रेस जरूरी है। और वामन मिश्रा भी यही कहते हैं बीजेपी को परास्त करने के लिए कांग्रेस जरूरी है। आ रहा है समझ में? कांग्रेस का अगला टारगेट कौन सा है? आप समझ में आता होगा कांग्रेस का अगला टारगेट कौन सा है। इस देश में जो कांग्रेस ने किया वो बीजेपी ने किया। पटेल आंदोलन, जाट आंदोलन, मराठा आंदोलन खत्म कर दिया। मोदी ने कहा 10% सवर्णों को आरक्षण देंगे, बस खत्म, सारे लोग खुश हो गए। दिया नहीं, एक ही लाइन में केवल स्टेटमेंट दिया, सारा खत्म। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह बीएसपी का सर्वजन निकाय सर्वजन सुखाय हो गया, उसी तरह बामसेब में भी विचारधारा में मिलावट होने की योजना शुरू है। बामसेब में मिलावट करने की योजना जरूर शुरू है, सावधान रहने का। जिस कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की और किताब लिखा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर को किसने क्यों कैसे मारा, जिसका सब्जेक्ट चलाया गया कि डीआईजी सक्सेना आयोग का अहवाल कांग्रेस ने दबाकर रखा, जिसने किताब लिखा कांग्रेस आरएसएस की मां है, और आप कहते हैं कांग्रेस जरूरी है। आपने डीएनए की किताब लिखा, उसमें लिखा कि क्षत्रियों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का डीएनए इतना % यूरेशियाई लोगों से मिलता है। आजकल नई किताब आ गई, क्षत्रिय भी भारत के मूल निवासी है। आ गए ना वामसेब के माध्यम से, विलास कारत के माध्यम से, और थोड़े दिन में आ जाएगा सभी ब्राह्मण विदेशी नहीं है, कुछ ब्राह्मण मूल निवासी भी है। हो गया बीएसपी की लाइन। तो ये चल रहा है, इससे सावधान होने की जरूरत है। और मैं अभी मंच पर खुलासा अभी पहली बार कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि लोगों का मनोबल ना गिरे इसलिए नहीं बताऊंगा। अब इन्होंने संचालक ने जिम्मेवारी दे दी, और अगर नहीं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि इन्होंने तो कोई बोला ही नहीं। 2019 के चुनाव से पहले भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्रा दिल्ली ऑफिस में उनके पीए मुकेश रंगीला को कहा कि मातंग भाई को बुलाओ, और बुलाया। चलो एक जगह जाना है, तो मैंने कहा जाना है, तो बोला चलो। हम लोग गए तो वहां होटल में नंद कुमार बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उसके पिताजी, और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पीए खान नाम के साथ बोला, नंबर चाहिए, नंबर दे दूंगा। लोग उधर उधर आरोप लगा रहे, अरे मैं तो आई विटनेस हूं भाई, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं। और उधर से फिर राहुल गांधी की ऑफिस पर गए। मैं सबूत के तौर पर जिंदा मौजूद हूं, और इस बात को वामन मिश्रा मना करे कि मातंग भाई झूठ बोल रहे हैं। उधर गए तो वहां राहुल गांधी का पीए वेणुगोपाल, उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो बोला वामन मिश्रा। क्या काम है? राहुल गांधी से मिलना है। कहां से आए? दिल्ली से। क्यों मिलना है? नहीं काम है। काम क्या है? तो उसी समय में कहा कि साहब यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, और कल के अखबार में आ जाएगा कि कांग्रेस वामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे कांग्रेस के दरवाजे पर।
तो तुरंत हम लोगों ने उधर से निकला, बोला चलो चलो मैं आपका इंटरव्यू देने नहीं आए। वेणुगोपाल को कहा, रास्ते में कहा सर कांग्रेस से हमारा क्या लेन देना, नहीं चुनाव के लिए साधन तो चाहिएगा ना। नोट वोट का आप अभी बता रहे हो, 19 की बात बता रहा हूं मैं। साधन चाहिएगा ना हम लोगों को। मैं समझ गया अब बीएमपीवी सौदेबाजी की दुकान बनने वाली है, इसका इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए होगा। तो कोरोना आ गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, मैंने सोचा अगर बड़ी सौदेबाजी हुई तो ये कह देंगे कि मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये मातंग भाई है, इन्होंने किया जो किया है सौदेबाजी, कितना करोड़ लिया, कितना जमा किया, ये इन्होंने सब कुछ किया। वहीं से मैंने तय किया थोड़ा पर्दे से हट जाते हैं और इनको ही करने देते हैं। बीमार तो था ही, वास्तव में पारिवारिक समस्या में उपजा हुआ था, लेकिन साथ में मैंने कहा थोड़ा पर्दे से साइड हो जाते हैं तो जो मेरे से करवाना चाहते हैं खुद करेंगे, खुद करेंगे तो लोगों की नजर में आएगा, नजर में आएगा तब मैं कहूंगा तो लोग मानेंगे, पहले कहूंगा तो लोग नहीं मानेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। और उन्होंने सारा उल्टा शुरू कर दिया, कभी सपा के साथ, कभी कांग्रेस का नोट वोट का, कभी सीएम बनाएंगे पीएम बनाएंगे कांग्रेस का, लिखित दस्तावेज उनकी इंटरव्यू में, फिर ओवैसी ए टीम है, बी टीम है, फिर ए टीम हो गई, फिर बी टीम हो गई 8-10 दिन में। तो नेतृत्व के बाद दूरंदेशी होती है, आप कहते थे कैडर कैंप में, तो आपके पास 10 दिन का ही दूरंदेशी नहीं था, 10 दिन के अंतर में क्या होने वाला है। ये सारा चलता रहा, इस बात का उनको डर लगा कि सारे सवाल पैदा हो जाएंगे और सवाल ये व्यक्ति पैदा करेगा, तो उन्होंने 9 अक्टूबर की रैली में नाम गायब, फोटो गायब और उल्टा जिम्मेवारी लगाई कि आपको 9 अक्टूबर की रैली सफल करना है। मैंने कहा ठीक है कर देता हूं। 14 नवंबर में फोटो गायब, नाम गायब, 18 कमिश्नरी में गायब। उसके बाद भी 24 जनवरी को एबी फॉर्म दिए, 5 राज्य के 700 एबी फॉर्म, और 2 फरवरी को बोलते हैं कि ये आदमी तोड़फोड़ में लगा हुआ है। 6 दिन में उन्होंने सोचा, कहा तो सरेंडर हो जाएंगे, या तो चिल्लाएगा तो हम कहेंगे तो पहले ही हमने बोला तोड़फोड़ में लगा हुआ है, और अगर चुपचाप बैठ जाएगा तो लोगों से कट ऑफ हो जाएगा। योजना बनाई उन्होंने। जब उन्होंने ये योजना बनाई कि अब बामसेव की आवश्यकता नहीं है, बामसेव जरूरी नहीं है, बामसेव 4थे नंबर पर है, बामसेव की प्रासंगिकता नहीं है, तब हमने डिसाइड किया अब जो होगा सो होगा, लेकिन मिशन को तो खत्म होने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। आप चाहे कितनी भी बदनामी करो, आप चाहे कितना भी बदनामी करो, मिशन को खत्म होने नहीं देंगे। और 5 अप्रैल को कुमार काले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 15-20 दिन में 16 स्टेट में कमेटियां बन गई, 5 स्टेट में ऑफिसें बन गई, और मई एंड तक 31 राज्यों में और कम से कम भारत के सभी जिलों में कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे। केवल आपने ही समय नहीं लगाया, 450 जिले तो हमने भी घूमे भाई, देश में 450 जिले हम भी घूमे हैं, और कांटेक्ट हमारे हैं। आप बदनामी कितनी भी करो, तो मैं केवल एक ही बात कहता हूं, तिरंगा फिल्म देखा था, तिरंगा, गेंडा स्वामी था, मालूम है ना आपको, मिसाइल से देश को बर्बाद करना चाहता था, और हीरो था राजकुमार, और उन्होंने क्या कहा मालूम है, गेंडा स्वामी तुम्हारी मिसाइल का कंडक्टर हमने निकाल कर रख दिया है, धुआं फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी मिसाइल का कंडक्टर हमने निकाल कर रख दिया है, अब धुआं फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, गाली गलौज कर सकते हो, बदनामी कर सकते हो, उसका भी हमें परवाह नहीं है।
मिशन बचाना है तो इन बातों का हमें परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारा पहली बार बोल रहा हूं। दूसरा सब्जेक्ट है, अब ये वो भी सुनते होंगे और मैं ये जानबूझकर बोल रहा हूं क्योंकि सारी मशीनरी मेरे पीछे लगी रहे और कुमार आराम से काम करता रहे। मैं जानबूझकर बोल रहा हूं, दावपेच के तहत बोल रहा हूं। उनकी सारी मशीनरी हमारे पीछे लगी रहे और कुमार अपना काम करता रहे। तुम हमें क्या उलझाओगे? अभी खुद ही तुम उलझ गए भाई, उलझ गए साथियों। दूसरा सब्जेक्ट है भारत के लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा। भारत के लोकतंत्र का भविष्य कैसा होगा? किसी देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए और पारदर्शी चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। गुलाम भारत में 1947 से पहले भारत में विरोध पक्ष था जिसका नाम था मुस्लिम लीग और 33% आरक्षण था मुसलमानों को। और 22.5 अगर SC/ST को आप मान लीजिए कितना होता? 33 और 22.5 55 हो जाता। और OBC होता उसमें थोड़ा तो। इसीलिए उस विरोध पक्ष को खत्म करने के लिए उन्होंने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया कि ये मालिक बन जाएंगे, शासक बन जाएंगे अगर 50-60% हो गया तो। गुलाम भारत में था 33% आरक्षण मुसलमानों को और 22.5 SC/ST का और OBC का प्रावधान के लिए बाबा साहब लड़े थे। मुस्लिम लीग चली गई वहां पर। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विरोध पक्ष में थे और बाबा साहब अम्बेडकर को विरोध पक्ष में थे और 10 अक्टूबर 1951 में इस्तीफा दिया OBC को लिए ताकि OBC जल्दी से जुड़ जाए। तो 21 अक्टूबर 1951 को RSS के लोगों ने जनसंघ बनाया 10 दिन के अंदर। तारीखों के साथ बता रहा हूं, 10 दिन में जनसंघ बनाया कि असली विरोध पक्ष ये है, बाबा साहब नहीं है। असली विरोध पक्ष ये है, डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। और आजादी के नाम पर उन्होंने सारा 8-10 साल निकाल दिया। उसके बाद लगा कि अभी प्रभाव खत्म हो रहा है, चुनाव जीतने के लिए 10 साल निकल गए और लोगों में विरोध बढ़ा है। तो 62 में चुनाव, उन्होंने 62 का चुनाव जीतने के लिए भारत चीन का युद्ध करवाया। पहला चुनाव 21 जनवरी 1952 में हुआ। दूसरा चुनाव 57 में होने वाला था जनवरी में। उससे पहले ही 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हो गई ताकि दूसरे चुनाव में बाबा साहब मौजूद न रहे। 1 महीना पहले ही हत्या हो गई। फिर 56 के बाद 5 मिला दो तो कितना हुआ? उन्होंने 62 में भारत चीन का युद्ध करवाया। 67 का युद्ध, चुनाव जीतने के लिए भारत पाकिस्तान का युद्ध करवाया। 72 का चुनाव जीतने के लिए 71 में भारत बांग्लादेश का युद्ध करवाया। फिर जैसे 81 का चुनाव जीतने के लिए खालिस्तान हिंदुस्तान शुरू हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार। फिर अटल बिहारी ने भी वही किया, कारगिल युद्ध करवाया जीतने के लिए। पुलवामा तक का स्टोरी है पूरा। उसके बाद लोगों को लगता है अब लोग विश्वास नहीं कर रहे तो ईवीएम में मशीन शुरू हो गई और सारा ईवीएम से अभी वोट का जुगाड़ चल रहा है। जो लोग इस व्यवस्था में हजारों साल व्यवस्था को बना के रख रहे हैं, उनकी आप उनका दिमाग का सोच का लेवल भी आप वहां तक पहुंच नहीं पाते हो। इस लेवल तक षड्यंत्र करते हैं, इस लेवल तक षड्यंत्र करते हैं।
इवन मैं राष्ट्रपति का सम्मान कर रहा हूं, प्रधानमंत्री की पोस्ट का सम्मान कर रहा हूं, राष्ट्रपति की पद की गरिमा का भी सम्मान कर रहा हूं, लेकिन मैं जो पार्टियां बना रही है उस संदर्भ में बता रहा हूं। 47 में हिंदू मुसलमान का हुआ ठंडा करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद भारत बांग्लादेश का युद्ध हुआ, फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति बनाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ पंजाबियों के, तो ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया। गोधरा कांड हुआ तो राष्ट्रपति बनाया। उससे पहले काशीराम साहब की मूवमेंट को दबाने के लिए क्या नारायण को राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद गोधरा कांड हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। आज सरेआम शेड्यूल कास्ट की पिटाई हो रही है, सरेआम, तो कोविंद साहब को राष्ट्रपति बनाया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को, सब समझ में आ रहा है। और ईवीएम का अलग से खेल चल रहा है इस देश में। जब तक आप संविधान लागू करवाने की स्थिति में नहीं पहुंचते हो, शासक नहीं बनते हो, तब तक आपकी समस्या का कोई समाधान करने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। इसीलिए भानसिंह ने जो तय किया है 6000 जातियों को जोड़ने का, भाईचारा पैदा करने का और पूरे देश में नेटवर्क पैदा करने का, एक शक्ति निर्माण करने का, उस शक्ति में आप साथ सहयोग करोगे, समर्थन करोगे। समय अभाव में मैं ज्यादा बात ना करते हुए यहीं पर मेरी बात को विराम देता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आभारी हूं। धन्यवाद। जय मुलाकात।